नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान चीन से दूरी बनाने में जुट गया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच की कीमत पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर जिनपिंग को धोखा देकर चुका रहा है, या फिर ट्रंप के साथ मुनीर की स्पेशल डील की भनक लगते ही पाकिस्तान को उसके ऑल वेदर फ्रेंड चीन ने ही झटका दे दिया? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बहुत चौंकाने वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बहुत बड़ा बयान, चीन के साथ फाइटर जेट डील को लेकर नया दावा, चीन से J-35A जेट मिलने की बात को कर दिया खारिज। पहले आप सुन लीजिए पाकिस्तान को चीन से अगले साल तक J-35A फाइटर जेट मिलने के सवाल पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का चौंकाने वाला बयान, और फिर इस बड़ी खबर के पीछे की सच्चाई भी आपको बताता हूं। चाइनीज डिफेंस सेल्स के लिए यह ठीक हो सकता है इस तरह की बातें मीडिया में लाना, और मीडिया में ही यह बात है, ऐसा कुछ हकीकतन नहीं है, कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ। अभी आपने सुन लिया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ चीन से अगले साल तक J-35A मिलने की खबर तो खारिज कर ही रहे हैं, साथ ही यह भी कह रहे हैं कि जैसे चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री ने ही यह खबर पहले उड़ाई थी, वो भी इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में एक माहौल बनाया जा सके कि चीनी J-35A फाइटर जेट की दुनिया में बड़ी डिमांड है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की जुबान से चीन के लिए इस किस्म के अल्फाज जब आप सुनते हैं तो चौंकते हैं, इसलिए क्योंकि चाइना तो ऑल वेदर फ्रेंड है। कुल मिलाकर हाल यह है कि पाकिस्तान जो चीन के टुकड़ों पर ही पलता है, वहां की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब चीन से मिली खैरात पर ही चलते हैं। और फिर ऐसे में यह बयान, हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोका, तब पाकिस्तानियों के पास लड़ने भिड़ने के लिए कुछ था तो चाइनीज हथियार और जेट ही तो थे। कहा जाता है कि वहां का 80% सैन्य साजो सामान तो चाइना से आया हुआ है, 80%। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तान ने ही खुद दुनिया भर में घूम घूम कर यह ढिंढोरा पीटा था कि जल्द ही उसे चीन से J-35A स्टेल्थ जेट मिलने वाले। डील भी पक्की हो चुकी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको तो आधी कीमत पर ये जेट दिए जा रहे हैं। और तो और इसमें आप एक तस्वीर देखिए जिसे देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि J-35A हासिल करने के लिए पाकिस्तान कितना कितना उतावला था। यहां तस्वीर में आपके सामने रख रहा हूं, चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने फोटो किया था जारी। J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट की कॉकपिट में दिखा पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट। पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट J-35A के कॉकपिट में। क्या यह सब यूं ही हो गया था? अगर नहीं तो फिर ख्वाजा आसिफ का यह बयान जो अब हमने सुना वो क्या कहता है? सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पायलट का यह फोटो वायरल हुआ था। तो अब यह खेल क्या है? एक तरफ तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ डील से इनकार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट की J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट के कॉकपिट वाली तस्वीर दुनिया के सामने लाई गई थी, और वो भी चाइना की कंपनी की तरफ से। तो सवाल यह है कि ख्वाजा खेल किसके साथ खेल रहे हैं? बहका किसको रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को, शी जिनपिंग को, या फिर अपने ही मुल्क पाकिस्तान को? सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान एक बार फिर शातिर चाल चलने की फिराक में है? कहीं भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान चुपके से स्टेल्थ जेट हासिल करने की राह पर तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान बेवजह अपनी ऊर्जा खपा रहा है। हिंदुस्तान जानता है कि पाकिस्तान के पास जो कटोरा है उसमें दाना पानी से लेकर हथियार तक सब चीन ही डालता है, और पाकिस्तान चीन से चाहे जैसी डील करे उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर जब मजबूर किया तो उस दौरान हमने पाकिस्तान की तरफ से चली चाइनीज मिसाइलों की रफ्तार को भी कुंद कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से निकले सारे चाइनीज ड्रोन्स हवा में राख कर दिए गए थे, उसके चाइनीज जेट्स टाएं टाएं फिस हो गए थे। सबको भारतीय शूरवीरों ने हवा में बर्बाद कर दिया था। और अगर पाकिस्तान चुपके से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल करके भारत के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देने में लगा है, तो उसे पता हो ना हो, दुनिया को पता है कि J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट भी चीन के दूसरे हथियारों की तरह है, कबाड़ा ही है। और तो और चीनियों ने खुद ये J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिकी फाइटर जेट F-22 और F-35 की नकल करके तैयार किया है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके।
और नकल भी ऐसी कि पिछले साल अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू ऑल्विन को बोलना पड़ा था कि J-35A और F-35 को पास पास रखकर देखेंगे तो ऐसा लगता है चीन ने F-35 की ब्लूप्रिंट से नकल उतारी है। और इसी जेट को लेकर चीन पर अमेरिकी सैन्य तकनीक चुराने का आरोप लग चुका है। 2015 में एडवर्ड स्नोडेन ने जो दस्तावेज लीक किए उसमें भी दावा था कि चीनी हैकर्स ने F-35 की गोपनीय जानकारी हासिल की थी और आगे चलकर उसी मॉडल पर चीनियों ने J-35A की कॉपी बना ली और उनके पास पाकिस्तान के तौर पर परमानेंट ग्राहक तो है ही। दाम भले ना चुकाए लेकिन दुनिया में यह माहौल बनाने में तो मदद करता ही है कि देखो चाइना के माल के इतने गजब खरीदार हैं। सो इन्हें चिपका भी दिया और चोरी के इस डुप्लीकेट माल के साथ पाकिस्तान क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। बौरा गया है, कभी इतरा रहा है तो कभी छिपा भी रहा है। पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बीजिंग J-35A की डिलीवरी को इसलिए तेज कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि पाकिस्तान को 2026 के पहले क्वार्टर में ही ये विमान मिल जाएं। और अब ख्वाजा कह रहे हैं कि चीनियों ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए खबर फैलाई थी और यह खबर केवल मीडिया में है और इसका कहीं कोई ठोस आधार नहीं है। J-35A स्टेल्थ जेट की खबरें पिछले कुछ महीनों से सामने आ रही हैं, सुर्खियां बन रही हैं। दिसंबर 2024 में खबरें आई थी कि पाकिस्तान ने 40 J-35A जेट्स KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कमांड सिस्टम्स अवैक्स जिसको कहते हैं वो विमान और HQ-19 सतह से हवा में मिसाइल मार करने वाले मिसाइल सिस्टम समेत एक बड़े रक्षा पैकेज के लिए चीन से समझौता किया है। इन खबरों में यह तक दावा किया गया था कि पहला बैच अगस्त 2025 तक पाकिस्तान पहुंच सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा गया कि चीन पाकिस्तान को ये जेट्स 50% के बड़े डिस्काउंट पर दे रहा है, जैसे सेल लगी हो। J-35A एक डबल इंजन सिंगल सीट स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसकी रेंज करीब 1200 किलोमीटर है। यह जेट PL-17 मिसाइलों और आइसा रेडार से लैस है जो इसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम बनाते हैं। और ये सारी जो खासियतें हैं अमेरिकी फाइटर जेट F-35A में भी हैं। तो अब आप समझ भी गए होंगे कि चीन को ये जेट बनाने के लिए इंस्पिरेशन, आजकल इंस्पिरेशन ही कहा जाता है ना इसको, इंस्पिरेशन कहां से मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चोरी के इस डुप्लीकेट माल को लेकर भी पाकिस्तान में रायता फैला हुआ है। सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि वो 50% डिस्काउंट पर सेल में लगे हुए फाइटर जेट भी खरीदने की हालत में नहीं। और यह भी मत भूलिए कि अभी तक पाकिस्तान ने J-10C जेट्स का पूरा पेमेंट चीन को नहीं किया है। कब आए थे, यानी पुराना उधार बाकी है और मियां जी फिर से उसी दुकान पर शॉपिंग के लिए नई लिस्ट के साथ पहुंच गए। एक और एंगल यहां पर यह भी है, कहा जा रहा है कि चीन J-35A को पहले किसी दूसरे देश को बेचना चाह रहा है। यूके की एक मैगजीन ने इसे लेकर दावा भी किया है। कहा है कि पाकिस्तान शायद J-35A का पहला खरीदार ना हो और चीन किसी दूसरे देश जैसे सऊदी अरब या मिस्र को प्राथमिकता के आधार पर इसे दे सकता है और चीन ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर सकता है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स एक और थ्योरी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन के ड्रोन मिसाइल जेट धराशायी होने के बाद पाकिस्तान का भी चाइनीज माल पर से भरोसा उठ गया है। तो 80% तो दिया चाइना का है, लेकिन अब चाइना से ही भरोसा उठ गया है। तो बहरहाल इतनी सारी थ्योरीज हैं। अब इस खबर के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या ये वाकई केवल मीडिया की अटकलें थीं या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? ख्वाजा आसिफ का बयान संकेत देता है कि पाकिस्तान और चीन अभी J-35A डील को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। यह भी मुमकिन है कि दोनों देश रीजनल और ग्लोबल प्रेशर को देखते हुए इस सौदे को अभी पब्लिक नहीं करना चाहते। और यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में शायद पाकिस्तान चाइनीज मार्केट से खुद को अभी दूर रखने में भलाई समझ रहा है। तो खैर, आने वाले कुछ महीनों में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान J-35A हासिल कर पाता है या फिर अपने यहां गरीबी का पहले ही गीला हो चुका आटा संभालने में वो लगता है, उस संकट को दूर करने में पहले से ही पाकिस्तान हाँफ रहा है। तो क्या J-35A फिलहाल उसके लिए सपना ही रहेगा? आगे देश का मूड मीटर में आपको ले चलता हूं अगली स्टोरी की तरफ और आपको यह बताता हूं कि कथावाचक वाले कांड में नया बखेड़ा क्या हो गया है। हाँ, नया बखेड़ा हो गया उसमें। क्यों योगी के पुराने नारे बटेंगे तो कटेंगे को नई धार मिली है, आइए देखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े। सवाल यह है कि क्या एकजुट हो रहे हिंदू वोट बैंक को तोड़ने के लिए यूपी में कथावाचक कांड का सियासी प्रयोग किया गया है? क्या यह सोचा समझा सियासी चक्रव्यूह है जिसे यादव बनाम ब्राह्मण संघर्ष की आंच दी जा रही है? क्या इटावा बदसलूकी कांड से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नई सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है? और क्या योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को नई धार मिली है और इसे देकर इस सियासी साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा? असल में ये तमाम बातें इसलिए क्योंकि इटावा के एक छोटे से कस्बे दांदरपुर से उठे इस विवाद को खत्म करने की जगह उसे लगातार हवा देने की राजनीति चल रही है। इसके जरिए यूपी में जातीय संघर्ष पैदा करने की खतरनाक कोशिश होती दिख रही है। मैंने आपको बताया था दांदरपुर गांव में जिस तरह प्लानिंग के साथ उपद्रवियों को जुटाया गया, हिंसा हंगामा डर का माहौल बनाया गया, बवाल काटा गया। आपको कल हमने देश के मूड मीटर में वो तस्वीरें दिखाकर आगाह किया था। दांदरपुर के उस बवाल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह आज पल्ला झाड़ा और उसका ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ दिया, वो बेहद चौंकाने वाला है। ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी कथावाचक कांड को लेकर कैसे लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है और कैसे इस बहाने योगी सरकार और यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। देश का मूड मीटर में आज उन्हीं सियासी दांव पेचों की मैं पड़ताल करूंगा, उसकी अंदरूनी परतें उधेड़ूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि दांदरपुर में आज हालात कैसे हैं। दांदरपुर गांव में एहतियातन पीएसी के जवान तैनात हैं। गांव जाने वाले अलग अलग रास्तों पर पुलिस लगानी पड़ी है। स्थानीय लोगों को पुलिस ने अश्योर किया है कि दादरपुर हिंसाकांड कि आपको किसी तरह का खतरा नहीं होगा। और दादरपुर हिंसाकांड के अब तक 19 लोग जिम्मेदार जो इसके लिए पाए गए, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की टीमें अब भी लगी हुई। दांदरपुर में कल उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए 12 थानों की पुलिस लगानी पड़ी थी। अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा के बुलावे पर आए उपद्रवियों को पुलिस ने दांदरपुर में घुसने से रोका तो उन्होंने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मौके पर जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए नारेबाजी भी की गई। और कथावाचक विवाद में जिस तरह हिंसा और हंगामा बढ़ावा उसको दिया जा रहा है, उस पर कथावाचकों को मान्यता देने वाला संतों का संगठन व्यास संघ भी फिक्रमंद है, चिंता जता रहा है। व्यास संघ ने इस विवाद के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है और पूरे बवाल की जांच की मांग की जा रही है। सुनिए व्यास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतगुरु बालक देवाचार्य ने क्या कहा है। ये कथा था का मैटर नहीं है, ये मुंडन का मैटर नहीं है। ये पूरी राजनीतिकरण किया 2027 के लिए। ये पूरा जो है जाति में बांट देने का, हिंदुओं को एक पूरा सोचा समझा चक्रव्यूह रचा गया है कि कैसे हम जातियों में बांट करके इसको फायदा उठा सकें। क्योंकि निराश होकर की जो सपा बैठी हुई है उसका कहीं ना कहीं से ये फायदा उठाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जांच होना चाहिए। ये विषय नहीं है कि कौन जाति क्या कर रहा है। आप अपनी अपनी जाति ओपन करके और मर्यादा के पूर्ण आप कथा करो, किसी को कोई बुराई नहीं। बहुत लोग कथा कर रहे हैं, आज तक की घटना सुनी क्या? बहुत लोग कथा कर रहे हैं, बल्कि जिस जाति की तरफ इशारा करके बात कही जा रही है उससे जुड़े हुए न जाने कितने लोग हैं जो कथा कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी पहचान नहीं छिपाते। पता नहीं क्यों इस मुद्दे में इतनी साधारण सी बात को दरकिनार करके राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। व्यास संघ की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि भागवत कथा कहने वालों को कभी जातियों में बांटा ही नहीं गया और ऐसी कोई बात कभी रही ही नहीं। वहां तो सनातन का एक ही सिद्धांत चलता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी हरि को भजने की बात है, जहां भगवान से जुड़ने की बात है, जहां कथा की बात है, वहां कोई जाति पाति कहां पूछता है। यह विवाद जानबूझकर सियासत के लिए खड़ा किया जा रहा है, ये तो संत कह रहे हैं, आपने सुना। और इस सब के बीच दांदरपुर हिंसा को लेकर कई और बातें सामने आ रही हैं, जैसे ब्राह्मण बहुल गांव दांदरपुर में बवाल काटने के लिए इटावा, औरैया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और कन्नौज से लोग पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे भाई? इन्हें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जुटाया गया था। क्यों जुटाया गया था? बवाल में सपा के स्टिकर वाली गाड़ियां और बाइक थी
और फिर अखिलेश यादव इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। हिंसा के वीडियो में मौजूद उपद्रवियों को पहचानकर पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की। तब समाजवादी पार्टी ने बयान जारी करके कहा कि दांदरपुर की घटना में समाजवादी पार्टी की कोई भूमिका नहीं और जो प्रदर्शन किया गया वो पार्टी की जानकारी या सहमति से नहीं हुआ। सफाई देने और आरोप लगाने में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा घुसपैठिया राजनीति कर रही है, अपने प्लांटेड लोगों को बाहरी राज्यों से बुला रही है, उनके उपनाम मतलब यादव का दुरुपयोग कर रही है और यह बच्चा बच्चा जानता है। सपा के निर्दोष कार्यकर्ताओं को निशाना न बनाया जाए। दांदरपुर में पुलिस प्रशासन की लापरवाही से हालात बिगड़े। अब बताइए, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में कही गई यह बात आपके गले उतरती है? अखिलेश ने दांदरपुर में कल हुए बवाल का कैसे टोपी ट्रांसफर किया, यह बड़ी गौर करने वाली बात है। दांदरपुर में बवाल के लिए उपद्रवियों को जुटाने का मास्टरमाइंड गगन यादव समाजवादी विचारधारा का है। इलाके में समाजवादी पार्टी के पोस्टरों में उसका नाम आपको दिख जाएगा अक्सर। इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन नाम का एनजीओ भी चलाता है। अहीर रेजिमेंट के नाम से उसने जातीय संगठन भी बना रखा है। वो खुद को अखिलेश का करीबी बताता है। अखिलेश के साथ उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। दांदरपुर हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी उसे बीजेपी का आदमी करार देने में लगी हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव उसे बीजेपी का प्लांटेड आदमी बता रहे हैं। सीएम योगी ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश को याद दिलाया कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्या क्या होता रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। सुन लिया आपने। कथावाचक बदसलूकी विवाद को लेकर योगी ने एक दिन पहले पुलिस अफसरों को तलब किया था और उन्हें कहा था कि इस विवाद के जरिए यूपी में जातीय तनाव बढ़ाने, जातीय संघर्ष पैदा करने की कोशिश हो रही है, इसलिए सावधानी बरती जाए, अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। आज अखिलेश ने जो आरोप लगाए उस पर पलटवार करते हुए योगी ने दोबारा कहा कि हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, प्रतिभा मायने रखती। अखिलेश जिस तरह कथावाचक विवाद को लगातार तूल देने में जुटे हैं, उस पर पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और यादव बनाम ब्राह्मण का माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी उस पर अखिलेश को नसीहत दी है। कोई दुर्घटना हुई, जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो, आप उसको फर्जी पीडीए चलाते हो, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो और उसके बाद उसमें कि पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ये एकदम झूठ है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन है। यूपी में 2017 के बाद से ही समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है। अखिलेश समझ रहे हैं कि अब MY समीकरण को भी पूरी तरह साधना आसान नहीं है। मुस्लिम वोटों को काटने वाली कई पार्टियां यूपी में खड़ी हो चुकी और वहीं यादव वोट बैंक का भी एक तबका जो पढ़ा लिखा है वो 2014 के बाद से बीजेपी के पाले में जा चुका है। जिस तरह भारत में हिंदुत्व का राजनीतिक उभार हुआ है, सनातन की छतरी के नीचे जातियां भूलकर हिंदू एकजुट हो रहे हैं, वो सामाजिक समीकरण भी अखिलेश की नींद उड़ा रहा है। इस सामाजिक समीकरण के मजबूत होने का मतलब बीजेपी का वोट बैंक बढ़ना है और इस समीकरण के मजबूत होने का मतलब यूपी में योगी को सत्ता से हटाना आसान नहीं होना है। इसीलिए अखिलेश ने MY समीकरण से एक कदम आगे बढ़कर पीडीए वाली राजनीति शुरू की। पीडीए वोट बैंक यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला वोट बैंक। लेकिन अब तक वो पीडीए वोट बैंक को पीडीए ये टर्म ईजाद करने के बावजूद साध नहीं पाए हैं और यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव में, क्योंकि अब विधानसभा ये चुनाव 2027 वाला नजदीक आ रहा है और 27 के सत्ताधीश के तौर पर तो वो अपना पोस्टर पहले ही लगा चुके हैं, इसलिए उनको चिंता और ज्यादा होती जा रही है। क्योंकि वो पोस्टर तो उन्होंने लगाया था 27 के सत्ताधीश वाला, लेकिन इधर तो छवि योगी की हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही। समाजवादी पार्टी इसे तोड़ने की, इस छवि पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रही है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही।
पीडीए की राजनीति के तहत जातियों को बांटने का दांव चला जा रहा है और इसी दांव को आजमाते हुए यूपी में रामचरितमानस विवाद से लेकर राणा सांगा विवाद तक खड़ा करने की कोशिश की गई। रामचरितमानस विवाद के जरिए दलित और सवर्ण वोट बैंक में फूट डालने का दांव चला गया। बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई। राणा सांगा विवाद के जरिए बीजेपी के ठाकुर वोट बैंक पर चोट इसलिए की गई ताकि इस बहाने मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोट बैंक बना रहे। मुस्लिम वोटों पर दावेदारी करने वाली दूसरी पार्टियों को उनको अपनी तरफ लाने में कहीं कामयाबी ना मिलती चली जाए। और अब कथावाचक विवाद को सुलझाया जा रहा है। इसे यादव बनाम ब्राह्मण संघर्ष के तौर पर पेश किया जा रहा है और इसका विस्तार पिछड़ा बनाम अगड़ा करने की तैयारी की जा रही है ताकि 2027 में फिर इसे ठीक से भुनाया जा सके। यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से टकराना है तो अखिलेश के लिए कथावाचक विवाद एक बड़ा मौका देखा जा रहा है। यूपी में यादव वोट बैंक 7% है और ब्राह्मण वोट बैंक 12%। अखिलेश दोनों वोट बैंकों को साधने की राजनीति भी कर चुके हैं। 2019 के चुनाव में इस समीकरण को ध्यान में रखकर समाजवादी ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मण संवाद सम्मेलन कराया, परशुराम मूर्ति की स्थापना का ऐलान किया, इटावा में केदारनाथ धाम की स्थापना का फैसला लिया और इस सबके साथ साथ समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण और सवर्ण नेताओं को बड़ा चेहरा भी बनाया गया। लेकिन अखिलेश का यह दांव काम नहीं आया, क्योंकि सिर्फ जाति की बात करें और जनता को डिलीवर ना किया जाए, क्योंकि आजकल जनता डिलीवरी देखती है कौन सी सरकार आई और उसने जनता के लिए क्या किया। जाति की बातें करके कुर्सी हासिल करके जनता को कुछ ना दिया जाए तो बहुत दिनों तक ये काठ की हांडी चढ़ती नहीं है। तो ये दांव कामयाब हुआ नहीं। और अब जब कथावाचक विवाद सामने आया तो अखिलेश ने रणनीति बदलते हुए समाजवादी पार्टी से गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहर से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर कर दिया। सवर्णों को बाहर करके संदेश देने की कोशिश की गई। इन तीनों सवर्ण नेताओं पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने और बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया। असल में पार्टी की तरफ से अभी तक यह समझा जाता रहा है, उन्होंने बीएसपी के साथ हाथ मिलाकर देख लिया, कांग्रेस के साथ तो चल ही रहे हैं, अलग अलग तरीकों के जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी कर ली। इन सब के बावजूद नाकामयाबी हाथ लगी तो इतनी साधारण सी बात उनको समझ में नहीं आ रही है कि जनता को करके दिखाना होता है, तब वापस कुर्सी मिलती है। अगर कुर्सी में आने के बाद जनता को डिलीवर ना किया जाए तो सरकारें रिपीट नहीं होती, फिर उसे एंटी इनकम्बेंसी कह के ठीकरा चाहे जिस पे फोड़ दीजिए। कुल मिलाकर अखिलेश अपनी तरफ से हर दांव सधे हुए अंदाज में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे जो मैसेज जा रहा है उससे अखिलेश का कोर वोट बैंक, यानी यहां पर सवर्णों को बाहर करने के बाद कम से कम यादव वोट बैंक का एक तबका तो साधा जा सकता है, लेकिन इससे वो दूसरे वोट बैंक अखिलेश से कट जाने का बड़ा जोखिम है, जो ये मान रहे थे कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को दबंगई और जाति वाली राजनीति से आगे ले जाकर विकास की राजनीति का चेहरा बनाने की कोशिश करेंगे। जबकि अखिलेश के तमाम सियासी दांव ये संदेश दे रहे हैं कि वो पिता की बनाई सियासी लीग पर ही चलने में पार्टी की भलाई मानते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स वक्त के साथ खुद को रीडिफाइन करते हैं, रीडिस्कवर करते हैं, और जो ये समझते हैं कि जहां से चले वैसा ही चलते चलेंगे, उसी लीग पर चलते चलेंगे, फिर उनको इसी तरीके से अलग अलग समीकरण बनाने पड़ते हैं, उनको साधने की कोशिशें करनी पड़ती हैं और हाथ का आया शून्य हो जाता है। देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह दिखाने का कि कहां नदियों की लहरें सब कुछ लीलने पर आमादा है। मैदानों में, पहाड़ों में मॉनसून के आते ही ये जो स्थितियां बन गई हैं, इसके बारे में रोज मैं आपको देश का मूड मीटर में इसलिए बता रहा हूं। बेशक आपको एक जैसी तस्वीरें हर दिन ये लगेंगी, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, उस परिवार के बारे में, उस मोहल्ले के बारे में जो अपने आप को दिन रात पानी से घिरा पा रहा है, जो अपनी पूरी दिनचर्या को प्रभावित पा रहा है, जो घर से निकल नहीं पा रहा है, घर का सामान पानी में तैरने लगा है, दुकान पानी की जद में आ गई है, खेतों में खलिहानों में पानी घुस गया है, और वो सैलानी जो गए थे पहाड़ घूमने के लिए लेकिन वहां फंस गए हैं क्योंकि बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है या फिर कहीं कोई बड़ी आपदा आ गई, हादसा हो गया है।
देश में मानसूनी बारिश के उत्पात की खबरें और तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं। देश में अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पहले ही मेट डिपार्टमेंट ये कह चुका है कि इस बार का मानसून ज्यादा बारिश करा के जाएगा। 26 जून तक देश में सामान्य रूप से 134.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी बारिश, लेकिन 146.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। मौसम विभाग ने इसका अंदेशा पहले ही जताया था। इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबतों का अंबार देखने को मिल रहा है। कहीं लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो रहे हैं तो कहीं पूरी सड़क ही पानी में समा गई। गुजरात में हालात अब तक नहीं संभले हैं और हिमाचल प्रदेश के मनाली कुल्लू में अचानक आए सैलाब ने भारी तबाही मचा दी। झारखंड में पानी के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। लोहरदगा में एक शख्स नदी की उफनती लहरों के बीच में फंस गया। यहां देखिए जरा, जिसे बचाने के लिए फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और बड़ी मेहनत के बाद रस्सी के सहारे युवक को नदी की उफनती लहरों से खींचा गया। रेस्क्यू के दौरान भी सबकी सांसें थमी हुई थी। देखिए करंट, देखिए पानी का, देखिए कितनी तेजी से यहां पानी बह रहा है। इसके सामने किसी के कदम टिके रह सकते हैं क्या? लोग बचाने के लिए पहुंचे तो हैं, लेकिन ऐसे में जोखिम यह रहता है कि बचाने वाला खुद ना डूब जाए। युवक तो सही सलामत दिखाई दे रहा था। जल तांडव के बीच से उसे निकाल लिया गया, लेकिन उसकी बाइक नदी की तेज धारा में बह गई। झारखंड में लगातार बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। मौसम के प्रचंड रूप की एक और तस्वीर आपके सामने रखता हूं। उत्तराखंड देखिए, पहाड़ टूटने का ये खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। कल मैंने आपको सुनाया था और दिखाया था, वो आवाजें सुनी थी आपने, कितना तेज आवाज आ रही थी जब वहां लैंडस्लाइड हुआ। यहां भी देखिए जरा, केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से पत्थरों की बारिश सी होने लगी और कुछ देर के लिए यात्रा को रोकना पड़ा। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हो चुकी है। रास्ते में कई जगह लगातार पत्थर और मलबा गिर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, दोनों की ही टीमें यात्रियों को जंगल के जो वैकल्पिक रास्ते हैं वहां से सुरक्षित निकाल रही। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं तो गुजरात में बारिश मुसीबतें कम नहीं होने दे रही। बारिश से सूरत में हाल बेहाल है। सूरत की तस्वीरें और हाल तो मैं लगातार पिछले 4 दिनों से आपको बता रहा हूं। तो उधर नवसारी शहर एक तरीके से पानी में समा चुका है। नवसारी में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को बहा ले जाना चाहती हैं। नवसारी का प्राचीन ताड़केश्वर मंदिर ये दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। यहां पूरा का पूरा मंदिर लगभग पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो पिलर्स हैं बस थोड़े थोड़े बचे हुए। मंदिर तक पहुंचने के हर रास्ते पर नदी बह रही है। नवसारी किस तरह से खतरे की जद में आ गया है, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई। कावेरी नदी का पानी आप देख रहे हैं और पीछे अगर आप देखेंगे तो तड़केश्वर महादेव का मंदिर है जो पूरी तरीके से अब डूब चुका है। नवसारी की ये तस्वीर है और कावेरी का पानी जैसे ही बढ़ा ये प्राचीन मंदिर भी इस पानी की चपेट में आ गया है और आसपास के रहने वाले लोगों को ये डर भी सता रहा है कि अगर धीरे धीरे पानी और बढ़ा जाए। अगर आप देखेंगे तो लगभग इस मंदिर से जुड़ी हुई सारी सीढ़ियां डूब चुकी हैं पानी में और सिर्फ 3 सीढ़ियां बची हुई हैं। अब लोगों का डर यही है कि अगर ये पानी और ज्यादा बढ़ता है तो आसपास के घरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि चिंता सबकी बनी हुई है और पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा तेज है और सिर्फ ये वाला मंदिर ही चपेट में नहीं आया है। इस पानी के आसपास के जितने भी मंदिर हैं वो भी अब इसकी चपेट में आ गए। सामने आप देखेंगे 2 मंदिर और आपको नजर आएंगे जो इस पानी की चपेट में आ गए। ये चबूतरा भी अब थोड़ा सा ही दूर रह गया है इस पानी की चपेट में आने से और जिस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग जारी कर रहा है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं नवसारी के इस इलाके को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर बारिश इसी तरीके से होती रही। बारिश का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन सावधानी में सुरक्षा जरूर सुनिश्चित की जा सकती है। देश का मूड मीटर में आज के लिए इतना ही।